दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बड़े बकरे के बारे में बताने वाले हैं, जिसके सामने इंसान भी छोटे दिखते थे। इस बकरे के बारे में जानकर आप ही हैरान रह जाएंगे। आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था, दौलतपुर। वो गांव कोई बहुत बड़ा या मशहूर नहीं था, लेकिन उसके लोग सादा दिल और मेहनती थे। मिट्टी की कच्ची गलियां, दीवारों पर लगे नीम के साए और हर घर से उठती हुई रोटी की सौंधी खुशबू उस गांव की पहचान थी। वहां के लोग अक्सर धूप में काम करते और छांव में बैठकर किस्से सुना करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक बहुत ही सीधा सादा मगर सलीके वाला आदमी रहता था, इस्तिखार। इस्तिखार के पास न ज्यादा जमीन थी, न बड़ी हवेली, न कोई जोरदार रिश्तेदारी। उसके पास था तो बस एक छोटा सा कच्चा घर, एक टूटी चारपाई, एक पुरानी चाय की केतली और एक बकरा। लेकिन जनाब, ये कोई मामूली बकरा नहीं था। उस बकरे की चाल में ऐसी ठसक थी जैसे कोई शहजादा मैदान में उतर आया हो। उसका जिस्म इतना तगड़ा और भारी भरकम कि जब वो अपने बाड़े से निकलता तो गांव के बच्चे दूर हट जाया करते थे। उसकी खाल बिल्कुल दूध जैसी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी नरमी थी जो उसे जानवर कम, समझदार इंसान ज्यादा बनाती थी। बकरा इतना बड़ा था कि जब वो अपने पूरे कद से खड़ा होता तो छोटे बच्चों की गर्दन ऊपर उठकर थक जाती और बड़े आदमी भी उसके आगे कुछ छोटे से नजर आते। कुछ लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया था, इस्तिखार के घर कोई बकरा नहीं, कोई सरदार रहता है। लेकिन फिर भी वो बकरा इस्तिखार की जैसे औलाद था। इस्तिखार उसे मिट्ठू कहकर पुकारता। इस्तिखार का काम क्या था? गांव से कुछ दूर एक नहर के किनारे वो लकड़ी काटता था और बाजार में बेचने जाता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना और मिट्ठू का पेट भरता। कुछ लोग कहते, ये आदमी पागल है, इतने बड़े बकरे को पाल रखा है, बेच देता तो हजारों मिलते। मगर इस्तिखार हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जिस दिन मैंने इसे बेचा मैं टूट जाऊंगा। ये मिट्ठू नहीं, मेरा साया है। इस्तिखार ने अपने घर के पीछे एक बाड़ा बनाया था, बहुत ही सलीके से। न बांस की कटीली लकड़ियां थीं, न टूटा फूटा दरवाजा, बल्कि हर रोज वो उस बाड़े को साफ करता, उसमें पानी छिड़कता, घास डालता और खुद अपने हाथ से मिट्ठू को खिलाता। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उस बकरे को देखने आते। कुछ दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते थे। दौलतपुर का बकरा अब एक नाम बन गया था। कई बार बड़े बड़े सौदागर आए। इस्तिखार, हम तुम्हें 5,000 देंगे, बकरा हमें दे दो। कभी किसी ने 10,000 की बात की। उस जमाने के 5-10 हजार आज के लाखों रुपए होते थे। मगर इस्तिखार हर बार अपने माथे पर हाथ रखता और कहता, अगर ये मिट्ठू सिर्फ पैसे से मिल जाता तो मैं इसे कभी अपना कहता ही नहीं। एक बार की बात है, गांव का एक रईस आदमी, नाम तो किसी ने ना लिया, लेकिन उसके कपड़ों से, घोड़े से और साथ चल रहे आदमी से पता चलता था कि कोई बड़ा आदमी है। वो सीधे इस्तिखार के बाड़े के सामने आ खड़ा हुआ। बकरा उस वक्त अपनी गर्दन झुकाकर आराम कर रहा था। रईस ने एक ठंडी नजर डाली और मुस्कुराकर कहा, बड़ा दिलचस्प जानवर है, क्या कीमत है इसकी? इस्तिखार ने आंखें नीची रखते हुए कहा, कोई कीमत नहीं है इसकी। रईस हंसा, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। शायद आपकी चीजों की होती होगी। इस्तिखार का लहजा थोड़ा सख्त हो गया, मगर यह बकरा मेरे लिए चीज नहीं है। रईस चुप रहा, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कह गया जो इस्तिखार के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। जो चीजें बिकती नहीं उन्हें छीन लिया जाता है, याद रखना। उस रात इस्तिखार बहुत देर तक अपने बकरे के पास बैठा रहा। मिट्ठू, अगर कभी ऐसा वक्त आए जब तुझसे मुझे अलग किया जाए तो मैं खुद को मिटा दूंगा, लेकिन तुझसे जुदा नहीं होऊंगा। बकरा चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखें हल्की सी भीगी थीं, जैसे वो भी उस खतरे को महसूस कर चुका हो। गांव में सरगोशियां शुरू हो गई थीं। वो रईस जो आया था वो यूं ही नहीं गया। कहते हैं उसके पास अपने बंदे हैं जो रातों को उठा ले जाते हैं। इस्तिखार का बकरा अब बचने वाला नहीं, लेकिन इस्तिखार डरने वालों में से नहीं था। उसने बाड़े के चारों तरफ कांटे लगा दिए। रात को खुद पहरा देने लगा। नींद छोड़ दी, सिर्फ बकरे के साथ रहने लगा। गांव वाले चौंक गए। कभी किसी ने जानवर के लिए ऐसा किया है? बुजुर्ग कहते, इस्तिखार जैसा वफादार आज के दौर में कौन होता है। इस्तिखार ने उस बकरे को एक नाम दिया था, मिट्ठू।
नाम जितना चुलबुल था, मिट्ठू उतना ही शानदार। गांव वाले तो यूं भी कहते थे, ये कोई बकरा नहीं, इफ्तिखार का बेटा है। उसका हाल पूछो तो नहीं बताता, लेकिन मिट्ठू की तबीयत में जरा सा फर्क आ जाए तो बेचैन हो उठता है। वक्त यूं ही गुजरता गया। मिट्ठू हर दिन और ज्यादा ताकतवर, खूबसूरत और सलीकाशुदा होता जा रहा था। उसके जिस्म पर ऐसी चमक थी कि धूप उसमें छिप जाती, और उसकी चाल में ऐसी ठहराव कि जैसे कोई बूढ़ा सैकड़ों राज समेटे हुए चल रहा हो। मगर फिर एक दिन वो हुआ जो इफ्तिखार ने कभी सोचा भी नहीं था। दौलतपुर से दूर एक बड़ी सल्तनत थी। ऊंचे किले, पत्थर की मजबूत दीवारें, और भीतर वो इंसान जो पूरे इलाके का मालिक था, बादशाह वक्त। बादशाह शौकीन मिजाज था। उसे घोड़े, तीतर, कबूतर और खासकर नस्ली बकरे पालने का बेहद शौक था। उसके अहाते में बहुत रंग और नस्ल के बकरे थे, मिस्री, पठानी, अफगानी, मगर फिर भी उसका दिल पूरी तरह भरा नहीं था। एक दिन उसके खास मुशीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक अजीब बात सुनी है। दौलतपुर गांव में एक गरीब आदमी है, इफ्तिखार। उसके पास ऐसा बकरा है जो आपकी सल्तनत में भी नहीं मिलेगा। कहते हैं इंसान उसके सामने बौने लगते हैं, और वो उसे मिट्ठू कहकर पुकारता है। बादशाह का दिल धड़क गया, बकरे के दीवाने का दिल। चलो, उसने कहा, देखते हैं कौन है ये मिट्ठू। शाही काफिला दौलतपुर पहुंचा। गांव में गुबार उठने लगा। ऊंट, घोड़े, बूटों की आवाज, चमचमाते दस्तार, और उन सब के बीच एक बुलंद आवाज, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। इफ्तिखार उस वक्त मिट्ठू को चारा डाल रहा था जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने बादशाह। बादशाह ने पहली नजर मिट्ठू पर डाली, और वही पहली नजर आखिरी साबित हुई। वो बकरा नहीं था, बल्कि कोई अजीब जानवर लग रहा था। गर्दन लंबी, जिस्म चौड़ा, चाल शहजादों जैसी, और आंखों में ऐसी गहराई कि आदमी खो जाए। बादशाह ने धीरे से कहा, इफ्तिखार, ये बकरा हमें दे दो। इफ्तिखार ने पलट कर देखा, कुछ पल खामोश रहा, और फिर बहुत सादगी से बोला, बादशाह सलमत, माफ कीजिएगा, ये मिट्ठू मेरे लिए बकरा नहीं, मेरा सब कुछ है। इसे मैं नहीं दे सकता। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, जितना बोलेगा उतना मिलेगा। इफ्तिखार ने झुकी आंखों से कहा, बादशाह सलामत, कुछ चीजें सिर्फ शौक से नहीं, मोहब्बत से पाली जाती हैं, और मोहब्बत का कोई सौदा नहीं होता। बादशाह अब थोड़ा संजीदा हो गया। एक बार फिर सोच ले इफ्तिखार, सोच ले, हम तुझे एक पूरी रियासत दे सकते हैं। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक रियासत? सिर्फ एक बकरे के लिए? मगर इफ्तिखार वहीं रहा। मिट्ठू के पास जाकर उसका सिर सहलाते हुए बोला, बादशाह सलामत, अगर मिट्ठू कोई दौलत होती तो कब का बेच देता, मगर ये वो चीज है जो दौलत से बड़ी है। बादशाह के चेहरे पर अब नाराजी नहीं, हैरानी थी। इस जमाने में जहां बाप बेटा बेच दे, वहां एक गरीब आदमी एक बकरे के लिए आधी सल्तनत ठुकरा रहा था। उसने अपनी तलवार का दस्ता थामा, फिर छोड़ा, और गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, तेरी मर्जी, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये तेरी चीज है, तेरा बकरा है। इतना कहकर बादशाह पलटा और भारी कदमों से चलता हुआ अपने काफिले की तरफ बढ़ गया। मगर उसके जाते जाते गांव में एक खौफ भी छोड़ गया। कुछ लोगों ने कान में कहा, बादशाह यूं खाली हाथ नहीं जाता। वो जब किसी चीज पर दिल हार जाए तो उसे हासिल करके ही दम लेता है। और ये बात इफ्तिखार तक भी पहुंच गई। रात को जब वो मिट्ठू के पास बैठा तो बहुत देर तक उसका माथा सहलाता रहा। उसकी आवाज भीग रही थी, मिट्ठू, अगर तुझे मुझसे जुदा किया गया तो ये जिस्म जिंदा रहेगा मगर जान नहीं होगी। मिट्ठू चुपचाप उसके कंधे से सिर सटाकर बैठ गया। सुबह का वक्त था। गांव की मिट्टी से उठती नमी की खुशबू अभी भी फजा में बाकी थी, और नीम के दरख्तों से चिड़ियों की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थीं। मगर उस सुबह दौलतपुर गांव में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई खुशी छिन गई हो या कोई बेशकीमती चीज अब किसी की नहीं रही। इफ्तिखार के घर के पास लोग जमा होने लगे थे। वो वही लोग थे जो कल तक मिट्ठू को देखकर वाह वाह किया करते थे। आज उनकी बातों में वाह वाह नहीं, बल्कि तंज, अफसोस और शिकवा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव में अक्सर सबसे ज्यादा समझदार समझा जाता था, बोला, तेरे पास वक्त का बादशाह आया था।
और उसने तुझसे पूछा था कि मांग क्या मांगता है। उसने आधी सल्तनत देने की बात की थी, आधी सल्तनत, और तूने उसे ठुकरा दिया। दूसरे ने बात पकड़ी, अगर तू मान जाता तो आज तू दौलतपुर का बादशाह होता। तेरा घर, तेरा नाम, तेरी औलादें, सबका जीवन बदल जाता। मगर तूने एक बकरे को इतना बड़ा बना दिया कि दौलत को ठुकरा दिया। इफ्तिखार बहुत खामोशी से सब सुन रहा था, जैसे बारिश में भीगते हुए किसी पुराने दरख्त की तरह खड़ा हो। फिर धीरे से बोला, भाइयों, मिट्ठू मेरा बकरा था, मगर वो किसी औकात से, किसी कीमत से जुड़ा नहीं था। बादशाह ने जो पेशकश की वो उसकी औकात थी, मेरी मोहब्बत की कीमत नहीं। एक नौजवान ताव में आकर बोला, मोहब्बत? बकरे से मोहब्बत? तूने हम सबका मौका भी गंवा दिया। अगर सल्तनत आती तो पूरे गांव की जिंदगी बदलती। तू खुदगर्ज निकला इफ्तिखार, बस अपने मिट्ठू को देखता रहा, हमें कभी नहीं देखा। इफ्तिखार ने थोड़ी देर खामोशी के बाद जवाब दिया, न कोई घुड़की, न कोई गुस्सा, बस एक थकी हुई सादगी। अगर मेरा बकरा बिकता तो मुझे खुशी नहीं होती, और एक गमजदा बादशाह से हासिल की गई सल्तनत से मुझे गांव का बादशाह नहीं, गांव का गुलाम बना दिया जाता। लोगों ने तंज कसने में देर नहीं की। तेरा मिजाज शुरू से ऐसा ही रहा है, अक्खड़, जिद्दी और तन्हा सोचने वाला। हमने तो सोच लिया था कि दौलतपुर अब पक्की सड़कों वाला गांव बनेगा, पर तेरा मिट्ठू हमारी तरक्की पर भारी पड़ गया। चलो अब भुगतो। कहते कहते लोग लौटने लगे। कुछ दिन बीते। हर सुबह इफ्तिखार बाड़े में जाता, मिट्ठू को आवाज देता, फिर चारों तरफ देखता और चुपचाप लौट आता। न रोता, न चीखता, बस उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी होती, जैसे किसी ने उसकी छांव छीन ली हो, मगर उसे उस धूप में जीना फिर भी आता हो। मगर एक सुबह जब लोग नींद से पूरी तरह जागे नहीं थे, इफ्तिखार बाड़े की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही जैसे उसके पांव थम गए। बाड़ा खाली था, घास वैसे ही बिछी हुई थी, पानी का बर्तन आधा भरा हुआ था, और मिट्टी में मिट्ठू के पैरों के हल्के निशान अभी भी बाकी थे। मगर मिट्ठू मिट्ठू वहां नहीं था। इफ्तिखार खामोशी से वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर अपने घुटनों में दे लिया और काफी देर तक वैसे ही बैठा रहा। न चीख, न आह, न सवाल, सिर्फ एक लंबी खामोश सांस जो किसी उम्र भर की दोस्ती के बिछड़ने का एहसास थी। गांव वालों को पता चला। अब की बार उनकी हमदर्दी के लहजे में भी तंज की मिलावट थी। देखा, समझा अब, वक्त के बादशाह से टक्कर लेना आसान काम नहीं होता। तू उस मिट्ठू के पीछे पागल था, और अब तेरा बकरा गया। बता, क्या बचा तेरे पास? अब क्या करेगा इफ्तिखार? अब कौन देगा तुझे सल्तनत? इफ्तिखार सब सुनता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था। फिर एकदम खामोश खड़ा हुआ और बोला, तुम कहते हो मिट्ठू चला गया तो मैं तबाह हो गया। तुम कहते हो मैं बर्बाद हो गया। नहीं भाई, मैं तबाह नहीं हुआ। मिट्ठू एक बकरा था, छोटी सी चीज। मेरी जिंदगी, मेरी सोच उससे कहीं बड़ा है। गांव वाले हंसे। बेवकूफ आदमी है तू, मिट्ठू तेरा सब कुछ था, और अब जब वो चला गया तू कहता है कुछ नहीं बिगड़ा। अरे, तुझे कभी समझ नहीं आएगा कि तेरा जिद्दीपन ही तेरी बर्बादी है। इतना कहकर वो लोग फिर से लौट गए, जैसे उन्होंने कोई फैसला सुना दिया हो। वक्त बीत रहा था। गांव का मौसम बदलता रहा, जैसे कुछ भी थमा न हो, जैसे मिट्ठू की गैर हाजिरी कोई बड़ी बात ही न थी। मगर इफ्तिखार के लिए हर दिन एक जंग था, इंतजार की और उस खामोश मोहब्बत की जो लफ्जों में नहीं ढलती। हर सुबह वो बाड़े में जाता, मिट्टी को पानी देता, दीवारों को ठीक करता, जैसे मिट्ठू आ जाएगा तो देखेगा कि उसका घर वैसा ही है जैसा वो छोड़ गया था। गांव वाले अब थक चुके थे। कुछ कहते, भूल जा बकरे को, कुछ हंसते, ऐसा कौन सा बकरा है जो खुद चलकर वापस आएगा। ठीक 1 महीना गुजर गया था। सूरज अभी निकला ही था, हल्की धूप जमीन पर पसरी थी, नीम के दरख्तों की पत्तियों से ओस टपक रही थी, और चिड़ियों की आवाजें सुबह की ताजगी में खोई हुई थीं। इफ्तिखार हमेशा की तरह अपने घर के पिछले हिस्से में मौजूद बाड़े की तरफ बढ़ा, आंखों में वही पुराना इंतजार और दिल में एक चुप सी खामोशी। मगर जैसे ही उसने बाड़े का दरवाजा खोला, एक अजीब सी आवाज आई, मिमियाने जैसी, मगर गूंजती हुई, भारी और पहचानने लायक। इफ्तिखार की सांसें थम गईं। वो आवाज मिट्ठू की थी। उसने बाड़े के पीछे से झांक कर देखा, और सामने वो मंजर था
जो किसी तोहफे से कम नहीं था। मिट्ठू वापस आ गया था, मगर अकेला नहीं। उसके साथ थे 5 और बकरे, बिल्कुल उसी जैसे, उसी कद के, उसी नस्ल के, उसी ठसक वाले, जैसे किसी बकरी की नस्ल का पूरा काफिला उसके साथ चला आया हो। मिट्ठू सबसे आगे खड़ा था, गर्दन ऊंची, सीना चौड़ा, आंखों में वही सुकून जैसे वो कभी गया ही नहीं था। इफ्तिखार वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखें भीग चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे, मगर चेहरा एक अजीब सुकून से भरा हुआ था। उसने चुपचाप दरवाजा पूरा खोल दिया। मिट्ठू आगे बढ़ा, बगैर डरे, बगैर झिझके, जैसे हर सुबह यहीं से शुरू होती थी। बाकी बकरे भी उसके पीछे पीछे आ गए। इफ्तिखार ने सबको धीरे धीरे अंदर किया, बाड़े का दरवाजा बंद किया और मिट्ठू को जाकर गले से लगा लिया। मिट्ठू, तू कहाँ गया था बेटा? तूने तो मेरे चैन को छीन लिया था। मिट्ठू उसकी गर्दन से सट गया और उस पल की खामोशी में 2 जिगर एक बार फिर जुड़ गए। गांव वालों को जब पता चला तो दौलतपुर में फिर हलचल मच गई। अरे वो बकरा जो गया था वापस आ गया। सिर्फ आया नहीं, बल्कि और बकरे भी साथ लाया है। इफ्तिखार की तो जिंदगी बदल गई। गांव की गलियों से लोग दौड़ते हुए इफ्तिखार के घर पहुंचे। कोई दीवार से झांक रहा था, कोई पेड़ पर चढ़ा था, कोई बाड़े के दरवाजे से आंख लगाकर देख रहा था। और जब उन्होंने वो मंजर देखा, 6 बकरे, सबके सब मिट्ठू जैसे, बाड़े में इत्मीनान से घूम रहे थे, तो हैरत की इंतहा हो गई। फिर शुरू हुआ वही सिलसिला। इफ्तिखार, देख, तेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। तेरा बकरा वापस भी आ गया और साथ में पूरे खानदान को भी ले आया। तेरी जिंदगी देखो कितनी अच्छी है। इफ्तिखार चुपचाप सब सुनता रहा। फिर बहुत देर बाद अपने उसी धीमे और खामोश लहजे में बोला, बकरा था, चला गया था, अब वापस आ गया। मगर तुम एक बात पकड़ लेते हो और फिर उस पर 1000 राय बना लेते हो। जब मिट्ठू गया था तो तुमने कहा तबाह हो गया, अब वापस आया तो कहते हो तेरी जिंदगी गई। तुम लोग समझते नहीं हो और समझने की कोशिश भी नहीं करते। मोहब्बत को तुम हमेशा नफा और नुकसान की तौल पर तोलते हो। अगर मिट्ठू ना भी लौटता तब भी मैं बर्बाद नहीं था, और अब अगर वो लौट आया है तो मैं रईस नहीं हो गया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ कहने के लिए लफ्ज नहीं मिले, मगर इफ्तिखार अब पहले जैसा नहीं था। उसने मिट्ठू को जंजीरों में नहीं डाला, उसे खुला छोड़ा। साथ आए बकरों को भी वैसे ही रखा। हर सुबह उन्हें बाहर छोड़ता और हर शाम उनके साथ वक्त गुजारता। गांव वालों ने अब मान लिया था कि इफ्तिखार सिर्फ एक बकरा पालने वाला नहीं, वो एक रिश्ता पालता था जो सिर्फ समझने वालों के हिस्से आता है। मिट्ठू की वापसी के बाद दौलतपुर में जैसे जिंदगी फिर से रफ्तार में आ गई थी। गांव के हर घर में उसी की बातें थीं। इतने दिनों बाद वापस आया, साथ में पूरा खानदान लाया। इफ्तिखार तो अब बादशाह जैसा हो गया है। मगर कोई नहीं जानता था कि अब इफ्तिखार की जिंदगी में एक नई जंग शुरू होने वाली है। जंग बकरों के साथ और अपने ही गांव वालों की सोच के खिलाफ। वो सब बकरे जो मिट्ठू के साथ आए थे, पूरे के पूरे जंगली थे। न इंसान के पास आने की आदत, न कोई लहजा समझते, न किसी लोर सुनाई से तसल्ली पाते। वो दीवारें तोड़ने लगते, कभी एक दूसरे से लड़ पड़ते, कभी मिट्ठू तक को धकेलने की कोशिश करते। इफ्तिखार दिन रात उनके साथ मशक्कत करता, उनके लिए जगह बनाता, खाने का तरीका सिखाता, मगर फिर भी वो काबू में नहीं आते थे। इफ्तिखार का एक इकलौता बेटा था, कमरू, सीधा सादा मगर दिलेर और अपने बाप का साया। उसे अपने बाप से और मिट्ठू से बेहद मोहब्बत थी, और अब जब इन जंगली बकरों ने बाड़े की सलामती खतरे में डाल दी तो कमरू ने खुद आगे बढ़कर कहा, अब्बा, ये बकरे हमारे बाड़े में हैं, और अगर हम इन्हें काबू न कर सके तो सब तबाह हो जाएगा। इफ्तिखार ने नरमी से समझाया, बेटा, जंगली जानवरों को जबरदस्ती से नहीं बदला जाता, उन्हें वक्त दिया जाता है। मगर कमरू की जवानी में जोश था। उसने एक दिन सबसे ताकतवर बकरे को चुना, उसके मुंह में लगाम डाल दी और उसकी पीठ पर चढ़कर उसे चलाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही पल बाद बकरा जैसे बौखला गया। उसने जोर की जंभाई ली, पैर पटके और कमरू को सीधा जमीन पर दे मारा। एक चीख गूंजी, और जब तक लोग पहुंचे कमरू की टांग टूट चुकी थी। इफ्तिखार उसे गोद में उठाकर घर लाया। बेटा दर्द में कराह रहा था, मगर उससे ज्यादा बाप की आंखों में वो बेचैनी थी
जो किसी हादसे के बाद अल्फाजों से बयान नहीं होती। गांव वालों को जैसे एक और बहाना मिल गया। वो भीड़ की शक्ल में उसके घर के बाहर जमा हो गए। कोई अजीब सी झुंझलाहट और ताज्जुब से कहने लगा, हाय इफ्तिखार, तू तो मारा गया। तेरा एक ही बेटा था, अब वो भी लंगड़ा हो गया। ये बकरे तेरे लिए बुरे बनकर आए हैं। इफ्तिखार चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसका चेहरा इस बार नाराज नहीं था, बल्कि हैरत से भरा हुआ था। कैसे लोग हो तुम? एक हादसे को देखकर पूरी जिंदगी का फैसला सुना देते हो। कल तक कहते थे तेरे साथ अच्छा हुआ, आज कहते हो तबाह हो गया। कौन हो तुम लोग जो हर रोज नए फैसले करते हो? लोग खिसियाए, कुछ चुप हुए, मगर वापस जाते वक्त फिर कोई न कोई तंज मार ही देता। बकरे तो आए थे, मगर अब मुसीबत बन गए। समझो कुछ ही दिन बीते थे और फिर वक्त ने करवट ली। बादशाह के इलाके में जंग छिड़ गई। सिर्फ छिड़ी नहीं, बढ़ती गई। बाड़ों से बाहर, कहिलों से आगे, अब गांवों तक पहुंच चुकी थी। बादशाह को फौज में नौजवान चाहिए थे, ताजा दम, सेहतमंद और लड़ने के काबिल। बादशाह ने कहा, हर गांव से सेहतमंद नौजवानों को जबरन भर्ती किया जाए। दौलतपुर भी उसके घेरे में आ गया। बादशाह के सिपाही आए। हर गली, हर घर में तलाशी शुरू हुई। जिस घर में जवान बेटा मिला, उसे बिना पूछे, बिना समझे, बिना माफी के सीधा घोड़े पर चढ़ाकर काफिले के साथ ले गए। गांव वालों की आंखों के सामने उनके बेटे रोते हुए रुखसत हुए। कई तो अपने माँ बाप को आखिरी बार देख भी नहीं पाए। मगर जब वो इफ्तिखार के घर आए, कमरू अपनी चारपाई पर पड़ा था, टांग पट्टी में बंधी हुई और चलने से लाचार। सिपाहियों ने एक नजर डाली और आपस में कहा, ये तो किसी काम का नहीं, छोड़ो। वो आगे बढ़ गए। इफ्तिखार ने आंखें बंद कर लीं, सुकून का एक लंबा सांस लिया। अब फिर गांव वाले दौड़े। हाय इफ्तिखार, देख, हमारे बच्चे तो चले गए और तेरा बेटा बच गया। तू तो फिर से बच निकला। हड्डी टूटी, मगर जंग से बच गया। इफ्तिखार इस बार थक चुका था। उसने उन्हें देखा और गहरी आवाज में बोला, तुम लोग किस तरह के इंसान हो? एक ही सांस में अच्छे बुरे का फैसला करते हो। तुम लोग हर वाकये को जिंदगी का आखिरी सच समझ लेते हो। न तुम्हारी नजरों में सब्र है, न सोच में वक़्त। मैं माफी चाहता हूं। मैं अब तुम्हारे दरमियान नहीं रह सकता। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। एक गांव जहां लोग हालात नहीं, बस नतीजे देखते हैं। जहां लोगों की बातों में सिर्फ शोर है और समझ बिल्कुल नहीं। और फिर इफ्तिखार ने फैसला कर लिया। कमरू को उठाया, मिट्ठू और बाकी बकरों को इकट्ठा किया, बाड़े की मिट्टी को आखिरी बार हाथ से छुआ और गांव की उस कच्ची गलियों से चुपचाप निकल गया। इफ्तिखार, कमरू और वो तमाम बकरे, जिनमें मिट्ठू भी था, अब दौलतपुर से दूर किसी अनजान रास्ते पर थे। पीछे छोड़ आए थे वो गांव जहां लोग फैसले लम्हों में सुनाते थे और यकीन की गहराई नापने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। सूरज की किरणें अब उनके साथ चल रही थीं, कभी सामने कभी पीछे, मगर पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वक्त अब उनका पीछा नहीं कर रहा, साथ चल रहा है। कई कोस चलने के बाद एक पहाड़ी की तलहटी में उन्हें एक खुला मैदान मिला। पास ही एक नदी बह रही थी, शांत, धीमी। इफ्तिखार ने वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ दिन गुजरे। वो लोगों से मिला, नए गांव के अनजान चेहरे मगर प्यार से भरे हुए। उन्होंने देखा एक शख्स जो बकरों से यूं बात करता है जैसे वो इंसान हो। एक लड़का जो लंगड़ा कर चलता है मगर मुस्कुराता ऐसे है जैसे उसकी टांग नहीं, सोच कभी टूटी ही नहीं। गांव वाले पहले चौंके, फिर धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। इफ्तिखार ने वहीं एक नया बाड़ा बनाया। मिट्ठू और बाकी बकरे अब तंदुरुस्त थे, कुछ सुधर भी गए थे। कमरू भी कुछ ही महीनों में लकड़ी के सहारे से चलने लगा। कई बार लोग मिलने आते और हैरानी से पूछते, बाबा, तूने इतनी बड़ी सल्तनत क्यों छोड़ दी थी सिर्फ एक बकरे के लिए? इफ्तिखार मुस्कुराकर कहता, सल्तनत मिल जाती लेकिन मिट्ठू चला जाता, और फिर जो सल्तनत उस मिट्ठू के गम में जीनी पड़ती, वो सल्तनत नहीं, सजा होती। और फिर एक रोज कमरू बाड़े में मिट्ठू के साथ बैठा था। उसकी आंखें छलक रही थीं, मगर इस बार गम से नहीं, प्यार से। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, जब मिट्ठू चला गया था मैं टूट गया था। जब मैं गिरा तू भी टूटा होगा, मगर हम दोनों संभल भी गए ना।
इफ्तिखार ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, गिरना बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब गिरकर लोग तुझे वही मान लेते हैं जो तू उस वक्त होता है। दोस्तों, आजकल भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज या कोई आराम देखते हैं तो समझते हैं, अरे देखो तो सही, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। और अगर किसी की परेशान देखते हैं तो सोचते हैं, अरे ये तो तबाह और बर्बाद है। यानी लोग ऊपर से जो देखते हैं उसी के मुताबिक सामने वाले को तौलने लगते हैं, लेकिन अंदर की बात समझने की कोशिश नहीं करते।